जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि समावेशी शिक्षा सिर्फ डीएलएड छात्रों के लिए ही है। अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, आपका सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी करेंगे, सीटेट की तैयारी करेंगे ना कभी ना कभी, या आपने फॉर्म डाला हो, तब भी आपको समावेशी शिक्षा पढ़नी ही पड़ेगी। यूपी टेट में भी समावेशी शिक्षा है। तो चलिए हम इस वीडियो में अपने जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बताइए सर। तो हम बोलेंगे कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। कितनी होती है? 90 से 110, जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अभी हमने सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि देखी, कितनी थी? 90 से 110। अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो कितनी होती है भाई? 140 से अधिक होती है। समझ गए आप? अब अगर हम बात करें कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जो मंद बुद्धि बालक हैं, ठीक है, जिनका दिमाग बहुत कम होता है, पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता, तो उन मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है वो 25 से 70 के बीच होता है। समझ गए? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, या समावेशी शिक्षा की परिभाषा या अर्थ पूछ लिया जाए, तो आप क्या लिखेंगे? अगर लिखने वाला है तो, अगर आप डीएलएड में है तो, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि जो एक नॉर्मल बच्चा है, जो पढ़ने में हल्का फुल्का है, या जो पढ़ने में ठीक ठाक है, और जो बहुत तेज बच्चा है, ठीक है ना, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है या जिनकी बुद्धि कम है या जिनकी बुद्धि मंद बुद्धि है, उन सभी को एक कक्षा में हम जब शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समझ गए? और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों द्वारा विकसित करना और विद्यालय, घर व समाज में अच्छा संबंध स्थापित करना। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही बच्चा जो है वो विद्यालय, घर और समाज में एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है। समझ गए आप लोग? चलिए अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो डीएलएड 2018 के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं। बच्चा जो धीमी गति से सीखता है, स्लोली सीखता है, आप कितना भी उसको पढ़ा लें, समझा लें, लेकिन वो सीखेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो धीमी गति से सीखने के कारण, दो कारण यहाँ पर बताए हैं हमने कि इन बालकों की जो है मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है, ठीक है। दूसरा, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। कौन कौन से होते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक? डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया। अब हमसे तीसरा ये पूछा गया था कि पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो पर्यवेक्षण के दो प्रकार क्या होते हैं? संशोधनात्मक और निरोधात्मक, यही हमारे होते हैं। अब विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए, ये भी हमसे पूछा गया था 2018 में। तो इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन, कक्षाओं से संबंधित मानक, खेल का मैदान, आकार, छात्रों की संख्या, कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। यही सब होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। तो एक हमसे पूछा गया था प्रश्न 2018 में कि डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। डाइट से संबंधित प्रश्न जरूर आता है, तो उद्देश्य क्या लिखेंगे डाइट से संबंधित? तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये डाइट का काम है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। और दूसरा कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना, ठीक है। और हमारा
एक और प्रश्न पूछा गया था 2018 में, वो है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो पहला सुझाव हम क्या दे देंगे, निरीक्षण सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निरीक्षण सतत होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाहर रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी निरीक्षण होना चाहिए। यही नहीं कि बाहर से निरीक्षण कर लिया, अंदर की चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, तो होना चाहिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था जो इम्पोर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ लेना। अपवंचन क्या है, ये पूछा गया था 2018 के पेपर में डीएलएड में, ठीक है। तो अपवंचन क्या है, ये हम अगर बात करें तो जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती, ठीक है, और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है, तो वह अपवंचन कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, उसे ऐसा लगा कि अरे मैं तो अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं सकता, तो ये उसकी स्थिति जो है ना वो अपवंचन की हो जाएगी। तो अगला प्रश्न हमसे एक और पूछा गया था कि अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेंगे जिसको दिखाई नहीं देता ठीक से, ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं, बिल्कुल ही, मतलब ये नेत्रविहीन होते हैं, या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। हम ये बताएंगे कि सर दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होंगे, या सर उनकी आंखों में लगातार पानी बहता रहे, और या फिर वे अपनी आंखें बार बार मलते रहते हैं हाथों से, ठीक है, या फिर इनकी आंखों में लालिमा होती है। लालिमा मतलब आंखें उनकी लाल लाल होती हैं, और आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है, आंखें छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कर सकेंगे, यही आपको बस लिखना है। और 2018 में एक और प्रश्न पूछा गया था, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं, बताइए सरकार, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो बताते हैं हम आपको, समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। यानी कि समावेशी बालक के अंतर्गत वे बालक आएंगे जो या तो शारीरिक और मानसिक रूप से नॉर्मल बच्चों से अलग होंगे या फिर बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, मंद बुद्धि के होंगे या फिर प्रतिभाशाली होंगे, और औसत बालकों से अलग होते हैं, ठीक है, यही लिखना है हमको। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। ये परिभाषा किसने लिखी है, बताइए, क्रो एवं क्रो ने ये परिभाषा लिखी थी। अब 2018 का कोई और प्रश्न बचा है या नहीं बचा है, चलिए, बहुत अभी 2 प्रश्न और बचे हैं 2018 के, तो उनको भी देख लेते हैं। डाइट के 2 विभागों के नाम पूछे गए थे हमसे, तो डाइट के 2 विभाग कौन कौन से हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग, यही दो विभाग होते हैं डाइट के, ठीक। अगला हमसे पूछा है परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम से लिखिए। तो एबिन्सन एक लेखक थे, उनके अनुसार परामर्श क्या होता है, अच्छा ये बताइए, 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है, यही परामर्श है। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और वो हमसे हेल्प मांगता है तो हम उसको हेल्प करते हैं, तो वही हम उसको परामर्श ही तो देंगे, सुझाव देंगे, बस यही परामर्श होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब हम निर्देशन की बात करते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए निर्देशन क्या है, तो निर्देशन के बारे में आप क्या लिखेंगे। निर्देशन जो होता है, निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अब मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है और आप मेरे पास आते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, उचित मार्ग बता सकता हूँ कि हाँ ये तरीका ठीक है, इससे आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं खुद आपकी समस्या का समाधान नहीं करूँगा, आपको समाधान अपने आप करना होगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको एडवाइस दे सकता हूँ, ठीक है, यही निर्देशन होता है। अब बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। परामर्श की 2 विधियों के नाम, निर्देशात्मक परामर्श होता है और दूसरा होता है हमारा अनिर्देशात्मक परामर्श। अच्छा, अल्फ्रेड बिने, ये नाम सुना होगा ना आपने, अगर समावेशी शिक्षा पढ़ा है तो सुना होगा। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। अगर एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो अल्फ्रेड बिने ने किया। किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। और पूछ लिया जाए कि कब किया,
सन पूछ ली जाए तो अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1915। वर्ष 1915 में अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। एक प्रश्न और आ गया, परामर्श किसे कहते हैं? निर्देशन भी पढ़ चुके हैं, परामर्श देखते हैं क्या है। परामर्श किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। वही बात आ गई, आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको परामर्श दे दिया, आपको एक अच्छी एडवाइस दे दी, आपको उचित मार्ग दिखा दिया और आप अपनी समस्या और प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे, तो यही हमारा परामर्श हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे सिर्फ एक नंबर में पूछ लिया जाता है 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम, कौन कौन से हैं? तो पहला है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, जिसका दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। दूसरा है हमारा अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, जिसका दूसरा नाम क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण। आप इन दोनों नामों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण भी लिख सकते हैं, आर्मी बीटा परीक्षण भी लिख सकते हैं, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण या फिर आर्मी अल्फा परीक्षण भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? अभी मैंने बताया था आपको, कौन है बताइए जल्दी। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के जनक बिने हैं। बिने मतलब कौन? अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने 1915 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था। अब बुद्धिलब्धि सूत्र, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है वो पूर्ण रूप से किसने दिया था? वो दिया था टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि वाक दोष का अर्थ क्या है? वाक दोष ये 2016 और 2018 डीएलएड के पेपर में आया था, अच्छे से इसको समझ लेना। वाक मीन्स होता है बोलने वाला, ठीक है, जो बोलते हैं। वाक मीन्स बोलना, दोष मीन्स कोई भी दोष, ठीक है, बोलने में जो विकृति होती है, जो दोष होता है, वही वाक दोष होता है। और इसको कैसे परिभाषित करेंगे? वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। मतलब वाक दोष का अर्थ अगर पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि वाक दोष के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है या बच्चा होता है वो हकलाकर बोलता है, या देर से वो बोलना सीखता है, या वो अटक अटक कर बोलता है, ठीक है, हकलाता है, देर से वाणी विकास, अटकना, दोषपूर्ण स्वर, दोषपूर्ण उच्चारण, बोलते समय तुतलाने लगता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो वो वाक दोष के अंतर्गत आता है। अब हमारा है निर्देशन कितने प्रकार का होता है, ये पूछा गया है। तो भैया निर्देशन 3 प्रकार का होता है, अच्छे से याद कर लीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और हमारा होता है व्यावसायिक निर्देशन। अब अगर इनको मैं समझाऊं, इन तीनों प्रकार को अगर समझाऊं, तो मैं और आप दोनों का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, तो मैं उस समय जब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा, तो वो होगा व्यक्तिगत निर्देशन। और अगर आप स्टूडेंट हैं, वो तो है ही स्टूडेंट, ठीक है ना, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है और आप हमसे ये पूछना चाहते हैं सर इस प्रश्न का सॉल्व हम कैसे करें, इसका उत्तर क्या होगा, मुझे कन्फ्यूजन है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उस समय जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा वो हमारा शैक्षिक निर्देशन होगा। और मान लीजिए कल को आप अगर बिजनेसमैन बन गए या बिजनेसमैन हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं और आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी होगी, तो वो जानकारी जब मैं आपको दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, अच्छे से आपको गाइडेंस प्रदान करूंगा, तो वो होगा आपका व्यावसायिक निर्देशन। चलिए, ये तो अच्छे से क्लियर हो गया। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करो, रेड बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करके जाना, और एंड में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक करने में, ठीक है, नया चैनल है हमारा, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम फिर मेहनत करके वीडियो कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है इस बारे में देख लेते हैं। 2022 में पूछा गया था डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड 3rd सेमेस्टर के पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न था ये 2022 में। कौन सा था? पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, समझ गए, विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से अध्यापकों की यानी कि टीचर्स की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें सुधार लाया जाता है। निदान एवं उपचार को समझाइए। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, 2022 में ही पूछे गए थे। अब ये जो प्रश्न हम करेंगे, पढ़ेंगे, ये सभी 2022 डीएलएड में आए थे, डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2022 में आए थे, समावेशी शिक्षा के पेपर में। तो
पहला प्रश्न हो गया हमारा, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। अब दूसरा, निदान एवं उपचार को समझाइए क्या होता है। तो निदान जो होता है, निदान में हम क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। निदान परीक्षण होता है या निदान विधि जो होती है उसमें निदान में समस्या का पता लगाते हैं, और उपचार में हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। बच्चे को अगर पढ़ने से संबंधित कोई समस्या है तो उसकी समस्या का हम पता कैसे लगाएंगे, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, यानी कि निदान द्वारा। अब उसकी समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, ये भी जरूरी है। समाधान भी तो करेंगे ना समस्या का पता लगा के, तो समाधान करेंगे उपचारात्मक परीक्षण द्वारा, यानी कि उपचार द्वारा। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, ये भी 2022 में आया था, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में क्या अंतर होता है ये बताइए। पर्यवेक्षण निरीक्षण में अंतर पूछा था। तो पर्यवेक्षण में क्या होता है, केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है, यानी कि दोनों को हम अच्छे से देखते हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई, 2022 में पूछा गया था मनोविज्ञानशाला। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में सन 1947 ईस्वी में, सन 1947 में इलाहाबाद में स्थापित की गई। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम। अगला प्रश्न, डाइट मनोविज्ञानशाला और जिला चिकित्सालय, इन 3 में से 2 लिखने थे। तो अगला प्रश्न हमसे एक और पूछा गया था 2022 में, शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर बताइए। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की। शिक्षण क्या है भाई, शिक्षण के टीचिंग के द्वारा क्या होता है, मतलब बच्चों को पढ़ाते ही तो हैं, शिक्षा ही तो प्रदान करते हैं। और निर्देशन में क्या होता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, गाइडेंस। अगर मैं आपका गाइडेंस करता हूं तो आपको एक अच्छी राह दिखाता हूं, उचित मार्गदर्शन आपका करता हूं कि हाँ भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। ये तो आपको पता होगा, विकलांग, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन होते हैं। ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे, ऐसे बच्चे जो अस्थिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं। अस्थिबाधित मतलब उनकी हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है। दृष्टिबाधित मतलब नेत्रों से संबंधित, यानी कि उनको धुंधला दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दृष्टिबाधित बच्चा जो होता है वो पास का देख सकता है, दूर का कम दिखाई देता है। दूर का कम दिखाई देता है तो पास का देख सकता है, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है, निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है। यानी कि देखने से संबंधित जो भी विकार होते हैं, जो भी दोष होते हैं, वो दृष्टिबाधित होते हैं। श्रवणबाधित, श्रवणबाधित का मतलब होता है सुनने से संबंधित। अगर बच्चे के अंदर कोई समस्या है, वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है, उसे कम सुनाई दे रहा है, तो वो श्रवणबाधित बच्चा होगा। ओके, यही शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। कौन कौन से, अस्थिबाधित बताया मैंने, दृष्टिबाधित बता दिया, श्रवणबाधित बता दिया। यही बच्चे जो हैं शारीरिक विकलांग बालक होते हैं। अगला प्रश्न हमसे एक और पूछा गया था 2022 में, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है। हाँ जी बताइए, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है, बताएं। IQ लेवल, यानी कि बुद्धि लब्धि। अपंगता के 2 कारण पूछे थे हमसे। अगला प्रश्न, अपंगता के 2 कारण बताइए। तो पहला क्या होगा, जन्मजात, बहुत से बच्चे पैदा होते ही अपंग होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो दुर्घटनावश हो जाते हैं, यानी कि सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनके हाथ पैर में चोट लग जाती है तो वो अपंग हो जाते हैं, यानी कि यही 2 कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न एक और हमसे पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्माशय। 1 नंबर में तो एक ही लाइन 2 लाइन में लिखकर आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 2022 में पूछा गया था ये वाला भी, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्माशय क्या है, क्या बताइए। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्माशय शिक्षा की सार्वभौमिकता से है, ठीक है, इतना ही लिखना है। आवाज़ की समस्या का दोष क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन उसमें समझ पाए या नहीं समझ पाए अभी देखते हैं। आवाज़ की समस्या का दोष क्या है, तो आवाज़ की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए और किस परिस्थितियों में उसे नीचा बोलना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं आवाज़ की समस्या का दोष। देखते हैं हमारे पास और क्वेश्चन है या नहीं 2022 के। हाँ, 2022 में एक और पूछा गया था, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र कौन सा होता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं आप, हम बता रहे हैं आपको। बुद्धि लब्धि का सूत्र ही शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र कहलाता है। दोनों के नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है लेकिन सूत्र सेम है। बुद्धि परीक्षण का सूत्र और बुद्धि लब्धि का सूत्र और शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र सभी एक ही है। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है, IQ लेवल। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे में क्या होगा, वास्तविक आयु और गुणे में 100।
ये तो भाई बहुत बार पूछा गया है, 2018, 2017, 2019, 2022 डीएलएड के पेपर में आया भाई। अभी भी नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे भाई? 4-5 बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कौन हैं, इनका लक्षण और उपचार। ठीक है, तो जब बच्चे किसी वस्तु, पुस्तक या श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों की देखने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो ऐसे बच्चे दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे कहलाते हैं। मान लीजिए टीचर ने क्लास में बोर्ड पर कुछ भी लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर कुछ भी लिख दिया, छोटा बड़ा या भी कोई सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, और क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो उन शब्दों को, उन अक्षरों को ठीक से पढ़ नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता, देखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो ऐसे बच्चा जो होगा, वो वाला बच्चा जो है, वो बालक दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि ग्रसित है। और इनकी पहचान और लक्षण कैसे करते हैं ये भी बात कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को दृष्टि दोष होगा वो बच्चे, आपने देखा होगा कि किताब को बहुत पास रख कर पढ़ते हैं, मतलब आँखों के पास बिल्कुल ले आएंगे फिर पढ़ेंगे, तो समझ लेना वो बच्चा दृष्टि दोष से ग्रसित है। अधिकतर ये बच्चे ना माथा और भौहें सिकोड़ते रहते हैं, ठीक है, माथे को और भौं को सिकोड़ते रहते हैं। ये लोग रंगों में अंतर नहीं कर पाते, रंगों में अंतर नहीं कर पाते। लिखित वस्तु को श्यामपट्ट से देखने के लिए बार बार पूछते हैं। अगर बोर्ड पर टीचर ने कुछ लिख दिया तो दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चा जो बैठा है क्लास में, वो बार बार पूछेगा, सर ये क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो समझ लेना ये बच्चा दृष्टि दोष से ग्रसित है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है, समस्यात्मक बालक कौन है। 2019 में डीएलएड के पेपर में पूछा गया था, थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 का प्रश्न ये है कि समस्यात्मक बालक कौन है। तो भैया समस्यात्मक बालक वे बालक कहे जाते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं, जो किसी की बात नहीं मानते, टीचर कुछ भी कह ले वो करेंगे अपने मन की, ना उनको काम करना है, ना उनको होमवर्क करना है, ना उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, और उपद्रव मचाते रहते हैं, ठीक है। तथा असामान्य समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों से भिन्न होता है। चलिए अब हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो 2019 और 2022 दोनों पेपर में आया है, डीएलएड के दोनों पेपर में, जो 2019 में हुआ था, 2022 में हुआ था। कौन सा प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं। मानसिक मंदित मतलब मंद बुद्धि बच्चे। मंद बुद्धि बच्चे के बारे में हमें बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। तो शैक्षिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें सूझ, ग्रहण क्षमता, तर्क शक्ति एवं अवधान केंद्रित करने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम हो। जिन बच्चों में सूझबूझ की क्षमता नहीं होती, जो बच्चे ठीक से याद नहीं कर पाते, टीचर से सवाल जवाब ठीक से नहीं कर पाते, तर्क शक्ति कम होती है और ध्यान नहीं लगा पाते, ऐसे बच्चे मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं। चलिए आगे इसके बारे में और अच्छे से बताएं तो हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जब बालकों की शारीरिक आयु बढ़ती है परंतु उनका बौद्धिक विकास नहीं होता, जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं, इनका शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन इनकी बुद्धि बिल्कुल छोटी रहती है, इनका बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और ये छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपने समाज में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन उनका दिमाग है ना, वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है और लोग उनको हाफ माइंड भी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग उन्हें पागल भी कहने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं होते पूरी तरह से, बस वो मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि का मतलब उनका दिमाग, उनकी आईक्यू लेवल जो होता है, बुद्धि लब्धि होती है, बहुत कम होती है। इसी वजह से वे बच्चे की तरह हरकतें करते हैं और हम उनको पागल समझ बैठते हैं। तो चलिए, समावेशी शिक्षा की क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, झंडा गाड़ देना पेपर में, इस क्लास से बाहर तो कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर कुछ आ भी जाए तो अपनी तरफ से लिख देना अच्छे से। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बात कहना चाहते हैं, बुरा मत मानना, जब तक हम कुछ बन नहीं जाते लोगों की नज़र में हम ज़ीरो बने रहते हैं। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसीलिए पढ़ाई में कोई गद्दारी मत करना, क्योंकि आपने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, कितना हार्डवर्क किया है, ये कोई नहीं देखने वाला।
ना आपका परिवार, रिश्तेदार, कोई नहीं देखता, समाज देखता ही नहीं, ना दुनिया कुछ नहीं देखती है कि आपने क्या किया, कितनी मेहनत की। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आप क्या कर रहे हो। दुनिया काम नहीं, दुनिया अंजाम देखती है। आपसे आपके रिश्तेदार हों या परिवार वाले हों या आस पड़ोस के लोग हों, ये कोई नहीं पूछेगा कि बेटा आपने रात भर पढ़ाई की है या दिन भर पढ़ाई की है, पढ़े हो भी हो या नहीं पढ़े हो, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कोई नहीं पूछने वाला। सब क्या पूछते हैं पता है? हाँ भाई, रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा, रिजल्ट सब पूछेंगे। दुनिया परिणाम पूछती है, आपने मेहनत कितनी की ये कोई नहीं देखता। तो इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को थोड़ी सी भी बुरी लगी है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। बस मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही बातें कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर करना। एक प्यारी सी कमेंट, आपकी एक प्यारी सी कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देती है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @शिवांश सर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है @शिवांश सर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो जाओ और अभी के अभी फॉलो करो। चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और प्रेम से बोलो जय हिंद, वंदे मातरम।